हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं। ठीक, कौन कौन से हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो भी हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरा इतिहास में आपको बता दूं कि जो हमारा पूरा इतिहास है, ये इतिहास हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ऐतिहासिक स्रोत आपको पढ़ना कैसे है वो बता देते हैं। देखो, सबसे पहले आपने प्राक हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा आद्य हिस्ट्री पढ़ा। उसके बाद आपको पढ़ना है ऐतिहासिक ऐतिहासिक हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। आपको बता दूं, देखो इसमें प्राक हिस्ट्री में आपने पढ़ा जैसे कि पूरा पाषाण काल पढ़ा, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ा, फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि जो ताम्र पाषाण काल होता है, नव पाषाण काल होता है। और आद्य हिस्ट्री में आपने जो सिंधु सभ्यता है वो सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो आपका कांस्य युग है वो आपको पढ़ना है। और ऐतिहासिक हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, ऐतिहासिक हिस्ट्री में जैसे आपको प्राचीन हिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद आपको मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ना है, मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ना। उसके बाद आपको जो आपकी आधुनिक हिस्ट्री है, आधुनिक हिस्ट्री पढ़ना है। और इसी में आपको पढ़ना है नेहरू काल, जो है नेहरू काल पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका विश्व हिस्ट्री हो जाएगा वो सब पूरा होगा। इस तरीके से हम लोग पूरा अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ आज यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं, स्रोत का मतलब होता है जैसे कि जिन चीजों से हमें पता चलता है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उन सबको हम लोग स्रोत बोलते हैं, ठीक है। अब वो कई तरह के स्रोत हो सकते हैं। कोई पत्ता पे लिखा देता था, तो कोई पत्थर में लिखा देता था, कोई खंभा जो होता था उसमें लिखा देता था, ठीक है। कोई कापी में लिखा देता था, है ना। कापी का मतलब होता है जो पेज होते थे, है ना, जो हालांकि ये सब आधुनिक में देखे गए हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पुराने लोग जो लिखाते थे कहीं ना कहीं, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। सिक्का वगैरह देखेंगे, अभिलेख वगैरह देखेंगे कि यानी जिनसे कोई ना कोई जानकारी हमें हिस्ट्री की मिलती है, वो सब हमारे स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पूरा स्रोत। अब मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि पूरा जो ऐतिहासिक स्रोत है, आपको इसको किस क्रम से पढ़ना है। सबसे पहले क्रम समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से सब समझाएं तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। तो जस्ट वन सेकेंड, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो ऐतिहासिक है, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर, जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे करके, ये जो हमारा है यहाँ पर ऐतिहासिक है, यहाँ से हमारा देखो प्राक हिस्ट्री में कुछ आपने थोड़ा बहुत मिले हैं साक्ष्य, ठीक है। और आद्य हिस्ट्री में थोड़े बहुत साक्ष्य मिले हैं, जो मिले हैं वो ज्यादा कुछ उनसे जानकारी नहीं मिलती है, यानी कोई भी लिखित प्रमाण यहाँ तक नहीं मिला है। ऐतिहासिक से हमें लिखित प्रमाण मिले हैं, ठीक है। जो लिखित प्रमाण मिले हैं वो किस प्रकार से किस किस के जरिए मिले हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ऐतिहासिक से शुरू करते हैं। देखो, ऐतिहासिक ऐतिहासिक में जो हमें स्रोत पढ़ने हैं वो कैसे पढ़ना है। एक तो इसमें आपको पढ़ना है, सबसे पहले इसमें सिक्का पढ़ना है, ठीक, सिक्कों के बारे में पढ़ना है, सिक्कों से भी काफी जानकारी मिलती है। उसके बाद हमें अभिलेख पढ़ना है, ठीक है, अभिलेख पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर हमें पढ़ना है साहित्यिक साहित्यिक स्रोत देखना है। क्या देखना है, साहित्यिक स्रोत देखना है। साहित्यिक स्रोत यानी साहित्यिक का मतलब क्या होता है, साहित्यिक का मतलब होता है जो लिखे हुए प्रमाण मिलते हैं उनको हम लोग साहित्यिक प्रमाण बोलते हैं, यानी साहित्यिक बोलते हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ मिलता है। अब यहाँ पर जो लिखे हुए मिलते हैं वो भी कई प्रकार से मिलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले देखना है धार्मिक ग्रंथ देखना है, ठीक है। ये दो प्रकार से मिलते हैं बेसिकली देखा जाए तो। एक तो आपको देखना है धार्मिक, और एक आपको देखना है गैर धार्मिक। गैर धार्मिक और धार्मिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो धर्म से रिलेटेड, यानी कोई ना कोई धर्म से रिलेटेड हो, उसको हम लोग धार्मिक ग्रंथ के अंदर देखेंगे। यहाँ पर हमें कोई धर्म नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें पढ़ना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई धर्म नहीं पढ़ा है, हम लोग यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे हैं। तो धार्मिक यानी धार्मिक धर्म या गैर धार्मिक और धार्मिक पढ़ना है। अब यहाँ पर ठीक धर्म काट देते हैं, तो यानी धार्मिक का मतलब हो जो किसी न किसी धर्म से रिलेटेड हो, और गैर धार्मिक का मतलब होता है जो किसी न किसी धर्म से, कोई भी धर्म से रिलेटेड ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे गैर धार्मिक में जैसे हमें अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल में जैसे हो गया इंडिका भी हो गया, ठीक, ये भी क्या है आपका कोई धर्म से रिलेटेड बुक नहीं है, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है। अच्छा, धार्मिक में जो किसी न किसी धर्म से रिलेटेड होते थे, ये भी दो प्रकार से मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म, और देखना हमें गैर ब्राह्मण धर्म, गैर ब्राह्मण धर्म, ठीक है।
धर्म भी दो प्रकार से चलते थे। देखो, जो हिंदू धर्म के होते थे, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड होते थे, उनको हम लोग ब्राह्मण धर्म के अंदर रखते हैं। और जो यानी गैर ब्राह्मण धर्म का मतलब होता है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं थे। जैसे अब इसमें भी हमें दो प्रकार के धर्म पढ़ने हैं, ठीक है। गैर ब्राह्मण यानी गैर ब्राह्मण धर्म में हमें दो प्रकार से पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है यहाँ पर जैन धर्म, मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसको तो हमें आगे पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, इस धर्म के जो पुस्तक हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है वो स्रोत पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हमें धर्म यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा स्रोत पढ़ेंगे। तो पूरा मैंने सीक्वेंस आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, सिक्का के बारे में पढ़ते हैं, फिर अभिलेख के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में फिर हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण धर्म और गैर ब्राह्मण धर्म, जिसमें इसी ब्राह्मण धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलो इसको भी बता देते हैं। ब्राह्मण धर्म में हमें पढ़ना है, एक तो पढ़ना है वेद पढ़ना है, उसके बाद वेदांग पढ़ना है। वेद कितने थे, वेदांग कितने थे, कौन कौन से थे, क्या क्या था उसमें, इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, पुराण पढ़ना है। पुराण, उपनिषद पढ़ना है, और पुराण के बाद उपनिषद पढ़ना है, और उसके बाद हमें महाकाव्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है, महाकाव्य पढ़ना है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा ऐतिहासिक स्रोत, हमारे जितने पूरे हिस्ट्री से जितने भी ऐतिहासिक स्रोत थे, देखो आपको हम सबसे पहले समझा दूं। देखो जो सिक्का है, अभिलेख है, जैसे कि मान लो बहुत से अभिलेख यानी अशोक ने बनवाए थे। तो जब अशोक आप अशोक के बारे में पढ़ोगे, उनके राज्य के बारे में पढ़ोगे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे, तो वहां पर भी आपको यानी अभिलेख मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी यानी कि पूरे हिस्ट्री में से जितने भी स्रोत हैं पाए गए मेन मेन, उन सबको निकाल के आपको हम उनका जो निचोड़ होगा वो यहाँ पर इकट्ठा हम आपको समझा देंगे। ताकि क्या होगा ना कि जब एक जगह आपको सब पूरा इकट्ठा स्रोत मिल जाएंगे, तो उनको याद करने से आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। वरना आप जब यानी कि जैसे अशोक के बारे में पढ़े, वहां पर उनके जो क्या क्या स्रोत थे, वहां से अशोक के बारे में जो जानकारी मिली है, वो स्रोत अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होगा कि भूलने का चांस काफी ज्यादा होता है, ठीक, क्योंकि काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए इसको अलग से आप पढ़ोगे जब, तो आपको याद बहुत समय तक रहेगा। इस वजह से इसको हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इसको जस्ट वन सेकेंड, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सिक्कों के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहले तो सिक्कों के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। किस चीज के बारे में पूछा जाता है, कि सिक्कों का जो अध्ययन होता है, सिक्कों का जो अध्ययन होता है, बोले तो स्टडी ऑफ करेंसी, स्टडी ऑफ करेंसी इज कॉल्ड न्यूमे न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में न्यूमिस्मेटिक्स बोलो, या फिर हिंदी में भी न्यूमिस्मेटिक्स लिखा होता है, या फिर इसको शुद्ध हिंदी में मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है। तो द स्टडी ऑफ करेंसी इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स, यानी मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। जो इसका जो अध्ययन होता है, सिक्का का जो अध्ययन होता है, ठीक है। अब सिक्का जो है, सबसे पहले सिक्का समझते हैं कि सिक्का कौन कौन से कहाँ कहाँ कब कब मिले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो सिक्का मिले हमें, सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता में जो सिक्का मिले हैं, वो मिट्टी के मिलते थे, ठीक है। मिट्टी के मिलते थे और एकदम सादे मिलते थे, उन पर कुछ नहीं लिखा होता था, उन पर कोई भी चित्र नहीं बना होता था। तो मिट्टी के जो सिक्का होते हैं, मिट्टी को हम लोग बोलते हैं टेराकोटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिक्का मिले हैं वो मिट्टी के सिक्का मिले हैं, यानी टेराकोटा के सिक्के मिले हैं, ठीक है। टेराकोटा के सिक्के किसमें मिलते थे, सिंधु सभ्यता में मिले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर उसके बाद फिर कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, फिर सीधा आपको मौर्य काल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मौर्य काल में आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर आहत सिक्का, ठीक है, आहत सिक्का। अब यहाँ पर क्या है, आहत सिक्का क्या होता था, आहत सिक्का होता था, हालांकि आहत सिक्का महाजनपद के लास्ट छोर में या महाजनपद काल में भी देखा गया था आहत सिक्का, और मौर्योत्तल काल में यानी मौर्य काल में भी देखा गया, ठीक है। तो आहत सिक्का जो होता था, इसमें क्या करते थे कि इसमें पीट पीट के, क्योंकि देखो सबसे पहली बार अगर पूछा जाए कि सबसे पहली बार अगर सिक्कों पर कोई ना कोई डिजाइन बना हुआ था, कोई ना कोई जो चित्र बना हुआ था,
किसमें बना था? आहत सिक्का। आहत सिक्का को पीट-पीट के यानी कि इसमें हथौड़ी से मार-मार के इसमें डिजाइन बना दिया जाता था, चित्र बना दिया जाता था। इस वजह से इसको हम आहत सिक्का बोलते थे। ठीक है? तो समझ गए ना आहत सिक्का क्या होता है? और आहत सिक्का पर कोई भी लिखावट नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ इस पर चित्र होती थी। ठीक है? और ये कैसा था? ये पहला धातु का, अगर सबसे पूछा पूछा जाए कि सबसे पहला धातु का जो सिक्का मिला है वो कौन सा है? आहत सिक्का, पहला धातु का सिक्का था। ठीक है? अब फिर क्या हुआ कि इसी आहत सिक्का में कई यानी 5 धातुएं मिलाकर फिर एक नया प्रकार का डिजाइन का सिक्का बनाया गया। यानी कि 5 धातुओं को मिलाकर बनाया गया जो सिक्का, उसको बोला गया पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क सिक्का क्या बोला गया? उसको पंचमार्क सिक्का बोला गया। तो पंचमार्क सिक्का आपको मौर्य काल में देखने को मिलेंगे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर पर्ण नामक एक सिक्का भी था। पर्ण नामक सिक्का भी यहाँ पर मिलता था। तो आप इसको याद कैसे रखोगे? मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, पान का जो पत्ता होता है वैसे इस तरह का होता है, दिल के जैसा होता है। ठीक है? अब मान लेते हैं, ऐसे मैं ट्रिक आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है? मान लेते हैं पान का पत्ता है, इस पान के पत्ता को हथौड़ी लेकर खूब पीटोगे, खूब पीटोगे, खूब पीटोगे, तो इसको आपने आहत दिया। पीटने को मतलब आहत, इसलिए आपने पान के पत्ता में, पान के पत्ता से याद रखना पर्ण, पर्ण नामक सिक्का। ठीक है? पर्ण नामक सिक्का यानी पान सिक्का जो मिलता था वो मौर्य काल में मिला। इसको आहत आपने दिया तो आहत से आहत सिक्का याद रखना। और जब इसने आहत दिया तो इसमें डिजाइन बन गया, इसमें चित्र बन गया। जो चित्र बन गया तो इसमें 5 ही चित्र बन गए, जिससे हम इसको पर्ण पर्ण यानी पंच मार्क सिक्का बोलती है। ठीक है? तो इस तरीके से ट्रिक बना के आप यानी याद रख सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके से आई थिंक आप समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मौर्य काल के बाद। अच्छा, ये जो आपका पर्ण सिक्का था, इसमें ना चांदी के कुछ अंश, चांदी के कुछ अंश थे। ठीक है? पूरी तरीके से चांदी का सिक्का नहीं था। पर्ण नामक सिक्का में पूरी तरीके से चांदी का सिक्का नहीं था, सिर्फ चांदी के कुछ अंश देखे गए थे। ठीक है? इसमें मिले हैं। तो आई थिंक आप इसमें समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, सबसे पहले यूनान से कुछ आए थे, यूनान से कुछ आए थे और हमारे हिंदुस्तान में बस गए थे। तो इसलिए इनको क्या बोला गया? हिंद यूनानी बोला गया। हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक इन्हीं को बोला जाता है। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी का मतलब होता है जो यूनान से आए और हिंदुस्तान में बस गए, यानी हमारे भारत में बस गए, उनको हिंद यूनानी बोला गया। ठीक है? इन लोगों ने किसका सिक्का चलाया? गोल्ड का, यानी सोने का सिक्का चलाया। गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना। तो सोना का सिक्का किसने चलवाया? यूनानियों ने चलवाया। ठीक है? तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने का पहली बार सिक्का किसने चलाया था, तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानियों ने चलाया था। ठीक है? आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला देखते हैं कुषाण। फिर आ गया कौन? कुषाण शासक आ गए। तो कुषाण जो शासक थे, इन कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया दिया। किसका चलवा दिया? शुद्ध सोने का सिक्का। तो शुद्ध सोने अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शुद्ध सोने का सिक्का, चलो ठीक है, यूनानियों ने चलाया। और अगर पूछा जाए शुद्ध सोने का सिक्का किस समय या किसने चलवाया था, तो कुषाण शासकों ने चलवाया था। ठीक है? तो कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था। इन्हीं के समय यानी शुद्ध सोने के सिक्का देखा गया है। ठीक है? उसके बाद अब हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे पढ़ते हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग देते हैं गुप्त काल के। ठीक है? गुप्त काल के जो सिक्का है उसको देख लेते हैं। इसमें बहुत यानी बहुत सिक्का गुप्त काल में सबसे ज्यादा देखने को मिले। ठीक है? सर्वाधिक सिक्का, सर्वाधिक सिक्का कहाँ देखने को मिले हैं? सर्वाधिक सिक्का जो मिले हैं वो हमें गुप्त काल में देखने को मिले हैं। ठीक है? अगर कोई चीज बहुत ज्यादा चल जाता है तो क्या होता है ना कि देखो, सोने यानी शुद्ध सोने का सिक्का तो कुषाण ने चलवाया था। उसके बाद जो गुप्त काल में जब चला था तो इसमें बहुत सिक्के मिल जाते थे। अगर कोई चीज बहुत सिक्का चलाओगे तो कितना सोना हो जाएगा? कितना सिक्का, जब बहुत सिक्का बनवा दोगे तो कितना सोने का सिक्का बनाओगे? कितना सोना हो जाएगा? तो फिर क्या हो जाता था, उसमें कुछ मिक्सर कर देते थे, यानी कि अशुद्ध सोने का सिक्का बनवाने लगे थे। ठीक है? तो गुप्त काल में अशुद्ध सोने के सिक्के चलते थे बहुत ज्यादा। सर्वाधिक सिक्का यानी कि अशुद्ध सोने का सिक्का कहां पर, क्वेश्चन पूछता है कि अशुद्ध सोने का सिक्का जो है वो कहां पर देखने को मिले हैं, तो वो गुप्त काल में देखने को मिले हैं। गुप्त काल में उस समय यानी किसके समय सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने के सिक्का चले हैं, तो वो स्कंद गुप्त था। कौन था? स्कंद गुप्त एक शासक था। उसके समय स्कंद गुप्त ने सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के चलवाए हैं।
ठीक है, गुप्त काल का ही एक शासक था। उसके बाद इसी में आपको चांदी का सिक्का मिल जाएगा। चांदी का सिक्का भी आपको गुप्त काल में ही देखने को मिलेगा। तो अगर पूछे कि शुद्ध चांदी का सिक्का, और ये कैसा था? शुद्ध था। कैसा था? शुद्ध था। यानी शुद्ध चांदी का सिक्का जो था, शुद्ध सोने का सिक्का तो कुषाण ने चलाया था, और शुद्ध चांदी का सिक्का जो है वो गुप्त काल में चला है। और गुप्त काल में किसने चलवाया था? तो ये था भैया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको हम लोग दो बना देते हैं, लिखते नहीं है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को विक्रमादित्य बोला जाता था। केवल क्या बोला जाता था? विक्रमादित्य की इसको इसने उपाधि धारण किया था, तो इसको विक्रमादित्य भी बोलते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना आसान है। चांदी का सिक्का, शुद्ध चांदी का सिक्का, यानी चा से चांदी, चा से चंद्रगुप्त, चा से चांदी, चा से चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त ने चलवाया था, ठीक है। इसी में आप देखोगे, यानी कि जो कौड़ी के सिक्के होते थे, कौड़ी के सिक्के, कौड़ी के सिक्के इसी में देखने को मिले हैं। कौड़ी आप देखते हैं ना, वो जो गांव में आते हैं, नंदी बाबा आते हैं, है ना, उसी में उस नंदी बाबा को पहनाए होते हैं कौड़ी। तो वही जो कौड़ी थे, उसके जो सिक्के थे वो इसी में देखने को मिले हैं। और यहाँ पे मयूर शैली के सिक्के, मयूर शैली के सिक्के भी, मयूर शैली के सिक्के यहीं पे मिले हैं, इसी गुप्त काल में देखने को मिले हैं। और ये किसके समय थे? किसके समय सर्वाधिक फेमस था? ये समुद्रगुप्त के समय था। किसके? समुद्रगुप्त के समय मयूर शैली के सिक्के चलते थे। इसको यानी समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी बोला जाता है। लिच्छवी दौहित्र, इसने लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण किया था, यानी इसी को लिच्छवी दौहित्र बोला जाता था। क्योंकि लिच्छवी में, लिच्छवी एक जगह है, तो लिच्छवी में इसका ननिहाल था, नानी का गांव था, ठीक है, इसलिए इसको लिच्छवी दौहित्र, ठीक है, उसी का बेटा यानी उसी का नाती, दौहित्र मतलब नाती, ठीक है, उसी का नाती, ठीक है। तो ननिहाल की वजह से इसने लिच्छवी दौहित्र का उपाधि धारण किया था, और ये वहीं पे, वहां पे इसका शासन था। तो ये गुप्त काल के आपने, मैंने आपको सिक्का बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और अब देखते हैं हम लोग सातवाहन, सातवाहन काल, ठीक है, सातवाहन काल। अब सातवाहन काल में सीसा का सिक्का चलता था। किसका? सीसा का सिक्का। सातवाहन काल में सीसा सिक्का कब चलता था? सातवाहन काल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद आपका, यानी कि जो जो सातवाहन सिक्का था, ये सीसा का सिक्का चलता था। और ये कहाँ था? ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के एरिया में था, इसलिए इसको आंध्र सातवाहन बोलते थे, ठीक है। कहाँ पर है आपका? ये महाराष्ट्र हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश इधर हो गया। तो इस वाले एरिया में आपका, इस वाले एरिया को आंध्र सातवाहन बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? आंध्र सातवाहन बोलते थे, सातवाहन, ठीक है, आंध्र सातवाहन इस एरिया को बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके बाद जो आपका आ गया मुगल, मुगल में कुछ नहीं, बस हुमायूं के समय एक सिक्का चला था, हुमायूं के समय एक सिक्का देखना है। हुमायूं के समय चमड़ा का सिक्का चला था। किसका सिक्का चला था? चमड़ा का सिक्का चला था। एक्चुअली में ये चमड़ा का सिक्का हुमायूं ने नहीं चलवाया था, इसको चलवाया था सिहाबुद्दीन। अब ये सिहाबुद्दीन कौन है? सिहाबुद्दीन एक मछुआरा कह सकते हो, या फिर मल्लाह कह सकते हो। ये एक मछुआरा या मल्लाह था, जो नदी किनारे रहता था। अब ये क्या हुआ, एक बार शेरशाह सूरी हुमायूं को दौड़ा लिए थे, तो ये नदी में कूद गए थे घोड़ा लेके। तो तैरना जानते नहीं थे, और इसी में यानी बह जा रहे थे। जब बह जा रहे थे, तो इनको ये जो मछुआरा था, या कह सकते हो ये जो मल्लाह था सिहाबुद्दीन नाम का, इसने क्या किया, उनकी यानी हुमायूं की जाकी जान बचा ली। जब इनकी जान बचा ली, तो हुमायूं खुश होकर इन्होंने कहा कि आना कभी दिल्ली, हम तुमको एक दिन के लिए राजा बनाएंगे। तो यानी सिहाबुद्दीन गया था, तो सिहाबुद्दीन को हुमायूं ने एक दिन के लिए राजा बनाया था। तो सिहाबुद्दीन ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ चमड़ा का सिक्का चलवाया था। तो वही चमड़ा का सिक्का ये है, ठीक है। उसके बाद फिर शेरशाह सूरी के समय सिक्का चलते थे, और शेरशाह सूरी कई प्रकार के सिक्के चलवाया था शेरशाह सूरी के समय, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग शेर शाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय बेसिकली 3 प्रकार के सिक्का चलते थे। एक तो आपका चलता था दाम। दाम किसके लिए होता था? तो दाम होता था भैया गरीबों के लिए,
गरीबों के लिए दाम का सिक्का चलवाया था। उसके बाद रुपया, रुपया की यानी रुपया जो चलवाया था शेरशाह सूरी ने ही रुपया चलवाया था, ठीक है। और ये जो रुपया है ये होता था मध्यम वर्ग के लिए, जो मिडिल क्लास के लेते थे, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए होता था। और एक चलवाया था असरफी। क्या चलवाया था? असरफी। जो असरफी था ये किसके था? सोने का था। तो ये था अमीरों के लिए। सोना क्या था? अमीरों के लिए, ठीक है। अमीरों के लिए ये असरफी चलवाता था, ठीक है। तो ये शेरशाह सूरी था। अब इसके बाद आपका जो सिक्का है, सिक्का वाला पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको सिक्का देखने को नहीं मिलते हैं। तो सिक्कों से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपको आपको फंसाएगा, इसी में से आपको उठा उठा के इधर उधर कंफ्यूज करके पूछेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? अभिलेख के बारे में। तो देखो हम लोगों ने सिक्का के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ पर हमें सिक्का पढ़ना था, सिक्का पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं अभिलेख के बारे में, ठीक है। तो ये आपका सिक्का हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर अभिलेख के बारे में। अभिलेख, तो ये आपका अभिलेख है। अब सबसे पहले क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि अभिलेख का जो अध्ययन होता है, यानी अभिलेख को जो पढ़ता है, ठीक है, ठीक है, इसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। अब जो अभिलेख है ये क्या है? अभिलेख का मतलब होता है कि जब हम पत्थरों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर, ये पत्थरों पर जब हम कुछ खोद खोद के, अरे हाथ से तो लिख नहीं दोगे पत्थर पे, तो यानी कि पीट पीट के, हथौड़ी से मार मार के ऐसे तो लिखाओगे। तो अभिलेख पर यानी जब पत्थरों पर लिखाया जाता है, तो जब लिखाते हैं ताकि लंबे समय तक लोग इसको जाने, हमारे बारे में जाने, यानी हमारे इतिहास के बारे में जाने, तो जो इसको लंबे समय तक जानकारी रखने के लिए अभिलेख लिखाए जाते थे। यानी पत्थरों पर खोद के लिखाया जाता था, तो इसको हम लोग अभिलेख बोलते थे, ठीक है। अब अभिलेख कई प्रकार से मिलते हैं। अगर छोटे पत्थरों पर, अगर छोटे पत्थरों पर लिखाते हैं, छोटे पत्थरों पर, पत्थरों पर लिखने को क्या बोलते हैं? छोटे पत्थरों पर अगर लिखोगे तो इस लिखने को बोलते हैं हम लोग शिलालेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं, ठीक है। अगर अगर आप दीवार पर लिखोगे, किस पर लिखोगे? दीवार को भित्ति बोलते हैं। दीवार पर लिखोगे तो दीवार पर लिखने को हम लोग बोलते हैं भित्ति, तो भित्ति लेख बोल देंगे। क्या बोलेंगे? लेख मतलब लिखना, तो भित्ति पर लिखोगे तो भित्ति लेख। उसके बाद अगर आप स्तंभ पे लिखोगे, स्तंभ कैसे होता है? खंभा, खंभा को स्तंभ बोलते हैं। तो अगर खंभे के जैसा लंबा लंबा खूब ऊंचा बना दोगे, खंभे के समान ऊंचा बना दोगे और उस पर लिखाओगे, तो स्तंभ पर लिखने को क्या बोलते हैं हम लोग? स्तंभ लेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख बोलते हैं। खंभा के जैसे ही ऊंचे ऊंचे लेख जब लिखे जाते हैं तो उसको हम स्तंभ लेख बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर छोटी सी जानकारी है जो आपको याद रख। और आपको बता दूं कि जो सर्वाधिक, यानी कि सबसे पहले, सबसे पहले कब? सबसे पहले, और सबसे पहले कहां पर? भारत में। भारत में सबसे पहले अगर अभिलेख लिखाया भी था तो किसने शुरुआत किया था? अभिलेख की शुरुआत अशोक मौर्य ने किया था, यानी अशोक ने किया था। तो ये जो अशोक थे इन्होंने लिखवाया था। और ये अशोक जो थे वो पहली बार कहां पर देखे थे? ये थे देखे थे ईरान के जो शासक थे डेरियस जिनका नाम था। तो दुनिया में अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए विश्व में, यानी दुनिया में, विश्व में सबसे पहले अभिलेख की शुरुआत किसने किया था? सबसे पहले अभिलेख की शुरुआत अगर पूरे विश्व में पूछा जाए तो अभिलेख की शुरुआत जो है वो किसने करवाया था? तो वो ईरान के शासक थे। कौन थे? उनका नाम था डेरियस। डेरियस, ठीक है। डेरियस था कहाँ का? ईरान का। तो ईरान का शासक जो डेरियस था, इसने दुनिया में सबसे पहले, डेरियस ने लिखवाया था। इसी डेरियस को कॉपी पेस्ट, यानी इसी को देख करके अशोक ने भी भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने की शुरुआत किया था, ठीक है। तो अशोक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और सबसे ज्यादा अशोक ने ही इसी के आपको अभिलेख देखेंगे। अरे 14-15 इसके अभिलेख है, बहुत से देखने को मिलते हैं, ठीक है।
लेकिन हम लोग अब यहाँ पर स्टडी चूंकि अभिलेख की करने जा रहे हैं, तो हमें ना पूरा नहीं देखना है। जब अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एक क्रम से इनके सभी अभिलेख देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन मेन अभिलेख हैं पूरे हिस्ट्री में, मेन मेन अभिलेख कहाँ कहाँ पर मिले हैं, वो चीज हम लोग सिर्फ यहाँ पर आज पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभिलेख का टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोर हो जाओगे। तो यहाँ पर जो मेन मेन है उनको देख लेते हैं, उन अभिलेखों को देख लेते हैं, 7-8 ही अभिलेख हैं उनको देख लेते हैं, और 3-4 ही 4-5 ही जो आपके स्तंभ लेख हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में फिर उसमें फिर हम लोग ऋग्वेद, यानी वेद, वेदांग, पुराण, महाकाव्य, इनके बारे में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं अभिलेख में। तो अभिलेख में सबसे पहला जो अभिलेख है हमारा, सबसे पहला जो अभिलेख है, अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहला कहां पर, दुनिया में सबसे पहला जो अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम क्या है, तो उसका नाम है, पहला दुनिया में पहला जो अभिलेख है वो हमारा मिला है बोगस गोई से मिला है। कहां से मिला है, बोगस गोई से मिला है, बोगस गोई से मिला, दुनिया में पहला अभिलेख यहीं पे मिला, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हाथी हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। आपको हम भारत का मैप बनाकर भी बता देते हैं कौन कहां पर है, ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, ये हमारा है भारत मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा बेकार ना देखना, बस देख लो, कुल मिला के देखो, हाथी गुफा अभिलेख जो मिला है, या मिला सबसे पहले कहां पर है, तो ये मिला है यहाँ पर, हमारा उड़ीसा था, तो यहाँ पर मिला है उड़ीसा में। कहां पर मिला है, उड़ीसा में मिला है। और इसको बनवाया किसने था, इस अभिलेख को किसने बनाया था, तो इसको बनवाया था खारवेल ने। खारवेल कौन था, तो ये भैया उड़ीसा में एक जगह है कलिंग, तो ये कहाँ का कलिंग का शासक था, कलिंग का शासक खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख बनवाया था। 3-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, जब कल इसमें किसकी चर्चा है, इसमें जो कलिंग युद्ध है, इसमें जो आपका कलिंग युद्ध है, इस कलिंग युद्ध की चर्चा है। इस कलिंग युद्ध के दौरान, जब कलिंग युद्ध हो रहा था, तो उस समय कलिंग का जो राजा था वो कौन था, नंदराज था। कौन था, नंदराज था। और ऐसा भीषण कलिंग युद्ध हुआ, इतना मार काट हुआ, इतना मार काट हुआ कि अशोक का दिल बहला गया एकदम देखकर। अशोक जब यानी लड़ गए, उसके बाद जब इन्होंने लाश देखा, इतने ज्यादा, इतने बच्चों के, इतने औरतों के, जिन जो एकदम निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं था, यानी कि, तो हालांकि युद्ध में क्या होता था, जो सैनिक होते थे वही तो मारे जाते हैं, लेकिन ये इतना भीषण था, इतना भीषण नरसंहार था कि इसमें एक एक बच्चों को, एक एक औरतों को, सबको मार दिया गया था। तो इस इन सब चीजों को देखकर एकदम जो यानी हालांकि ये युद्ध जो था, कलिंग युद्ध जो था, अशोक ने ही किया था। और देखने के बाद, मार काटने के बाद, उसने देखा, उसका एकदम दिल पिघल गया। उसने कहा कि यार ये कैसे गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया था, कसम खा लिया था कि अब से हम कभी भी किसी को नहीं मारेंगे, तलवार ही नहीं चलाएंगे, अपना शस्त्र ही उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। यानी अशोक ने अपना शस्त्र छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। इतना भीषण युद्ध था। और इस समय जो राजा थे यहाँ के, कलिंग के जो राजा थे, नंदराज थे। कौन थे, नंदराज थे। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से, इस युद्ध यानी कि जो आपका हाथी गुफा अभिलेख है, यहाँ से हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, एहोर। कौन सा, एहोर अभिलेख, एहोर अभिलेख देखते हैं। ये जो अभिलेख है, ये आपका देखने को मिला है कहाँ पर, ये आप, ये है आपका राजस्थान में, यहाँ पे राजस्थान है आपका। तो यहाँ राजस्थान में कौन सा, एहोर, एहोर देखने को मिले हैं। एहोर अभिलेख आपका कहाँ पर है, राजस्थान पे, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान पे, ताकि आप बाद में देखो तो इसको जान जाओ, ठीक है। तो इसको बनवाया था किसने, पुलकेशिन द्वितीय का है ये, पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय का है। और इसमें किस चीज की चर्चा है, इसमें बताया गया है
कि हर्षवर्धन पर विजय, पुलकेशिन द्वितीय ने किस प्रकार से हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की, इस चीज के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें इस चीज के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ जूनागढ़ का अभिलेख, ये जो जूनागढ़ का अभिलेख है, ये पहली बात तो है कहाँ? तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो आपका है गुजरात में। गुजरात कहाँ पर है हमारे भारत में? गुजरात कहाँ पर है? तो ये वाला जो कुंडा देख लो ना, यही हमारा गुजरात है। तो यहीं पे हमारा था जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, अब ये जूनागढ़ का जो अभिलेख था, इसको किसने बनवाया था? तो रुद्र दामन ने। किसने था बनवाया था? रुद्र दामन। रुद्र दामन ने बनवाया था। और इसमें किस चीज की चर्चा है? तो इसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। सुदर्शन झील, इस दा में होगा अड़ंका। ठीक है, सुदर्शन झील की चर्चा है। और इसमें बताया गया है कि जो सुदर्शन झील है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इस चीज को बताया कि सुदर्शन चक्र को चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया है, ये इसमें बताया गया, जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया। ठीक है, जितने फेमस फेमस आपके अभिलेख हैं सब आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद आपका है प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख कौन सा है? प्रयाग अभिलेख, ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। प्रयागराज इलाहाबाद को बोलते हैं ना, तो प्रयाग में प्रयाग अभिलेख है। और देखो, इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था समुद्रगुप्त ने। किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने बनवाया था। और इस समुद्रगुप्त ने किसके बारे में बताया है? इनका जो विजय अभियान था, अपने विजय अभियान के बारे में बताया है। विजय अभियान की चर्चा है। ठीक, इसमें किसकी चर्चा है? विजय अभियान की चर्चा है। आगे बढ़ाते हैं और अगला देखते हैं। तो ये आपका आई थिंक चौथा नंबर है। उसके बाद हम लोग अगला अभिलेख देखते हैं। तो अगला अभिलेख आपका है, एक है भीतरी अभिलेख। कौन सा है? भीतरी अभिलेख। ये कहाँ पर है भीतरी अभिलेख? तो भीतरी अभिलेख जो है आप, ये है उत्तर प्रदेश का, जो गाजीपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में है। और इस अभिलेख को जो बनाने का काम है वो किसने बनाया है? स्कंदगुप्त ने बनाया है। स्कंदगुप्त ने बनाया है। और इसमें किसकी जानकारी दिया है? हूणों पर जो आक्रमण है उसकी चर्चा है। हूणों पर आक्रमण जो है उसकी चर्चा है। ठीक है, उसके बाद स्कंदगुप्त ने एक और अभिलेख बनवाया था। इसमें एक और अभिलेख है। वो कौन सा अभिलेख है? वो आपका जो बिहार में है, बिहार शरीफ में जो आपका बिहार अभिलेख है, उसको बनवाया था। ये है कहाँ? बिहार में है, बिहार शरीफ में है। बिहार के बिहार शरीफ एक जगह है, वहां पर है, बिहार शरीफ है। किसने बनवाया था? इसी स्कंदगुप्त ने बनवाया था। गुप्त वंश का शासक था, स्कंदगुप्त ने बनवाया था। इसमें किसकी चर्चा है? इसमें स्कंदगुप्त ने बताया है कि उसने कैसे अश्वमेध यज्ञ कराया है। अश्वमेध यज्ञ कराया है। इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में इसने इसमें जानकारी दी है। ठीक है, क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो इसमें इसकी जानकारी दिया है। उसके बाद अगला अभिलेख हम लोग देखते हैं। तो अगला अभिलेख हमारा है ग्वालियर। ग्वालियर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ग्वालियर अभिलेख। तो जो ग्वालियर अभिलेख है, ये कहाँ पर है भैया आपका? तो ये आपका एमपी। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बनवाया किसने था? जो प्रतिहार शासक थे, प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक जिसका नाम क्या था? राजा भोज जो थे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सुना है? ठीक है, तो यानी कि राजा भोज ने बनवाया था। किसने? ग्वालियर अभिलेख बनवाया था। ठीक है, तो यानी कि इसने बनवाया था। अगला अभिलेख हम लोग देखते हैं। तो एक आपका है मंदसौर, जैसे आपको हो गया मंदसौर अभिलेख। ये भी आपका कहाँ पर है? मंदसौर अभिलेख। ये भी आपका एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। और इसको बनवाया किसने था? यशोवर्मन ने बनवाया था। यशोवर्मन ने बनवाया था। और ये कौन थे? ये मालवा के शासक थे। तो मालवा शासक जो यशोवर्मन थे, इन्होंने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद एक आपका देवपाड़ा अभिलेख है। देवपाड़ा अभिलेख। इस देवपाड़ा
अभिलेख जो है ये है कहाँ सबसे पहले, तो ये भैया आपका है बांग्लादेश में। कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। कौन सा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख। इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था विजय सेन ने। किसने बनवाया था, विजय सेन ने। ये कौन थे, ये भैया सेन वंश के शासक विजय सेन ने बनवाया था। समझ गए, तो ये आपके पूरे अभिलेख हो गए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो अभिलेख तो हो गए, अब हम लोग देख लेते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्तंभ लेख देखते हैं, कुछ 3-4 स्तंभ लेख भी देख लेते हैं, तो ये टॉपिक समाप्त हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला जो आपका स्तंभ लेख है वो कौन सा है, एक है आपका मेहरौली, मेहरौली स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख का मतलब होता है इस तरीके से खंभा के जैसे, और इन पर लिखा देते थे, तो इसको हम लोग स्तंभ लेख कहते थे। ठीक है, तो स्तंभ लेख। अब मेहरौली जो स्तंभ लेख है ये है कहाँ भैया, तो ये मिला है दिल्ली में। कहाँ पर मिला है, दिल्ली में मिला है। और इसको बनवाया किसने था, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते थे। तो विक्रमादित्य की जिसने उपाधि धारण किया था। और ये पता है मेहरौली स्तंभ लेख जो है, यहाँ पर ना पता नहीं कौन सा ऐसा रासायनिक पदार्थ लगा दिया गया था इस स्तंभ लेख में, कि ये था लोहे का। आज तक इसमें जंग ही नहीं लगा। बताओ, आज तक इसमें जंग ही नहीं लगा। तो ये ऐसा रासायनिक जो इसमें जो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक जो पदार्थ है, इसी रासायनिक गुण के कारण बहुत फेमस है। ठीक है, तो इसी रासायनिक गुण के कारण ये क्या है, फेमस है। ठीक है, इसमें आज तक इनकी जंग नहीं लगा है। मेहरौली अभिलेख है कहाँ, दिल्ली में। बनवाया किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग एरण अभिलेख, एरण स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। एरण स्तंभ लेख जो है ये है कहाँ पर, तो भैया ये जो एरण स्तंभ लेख है ये आपका है एमपी में। एमपी, एमपी मींस मध्य प्रदेश में। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। इसने किसको बनवाया था, भानुगुप्त का है ये। किसका है, भानुगुप्त का ये। और इसमें क्या बताया है, इसमें सती प्रथा की चर्चा है। किसकी चर्चा है, सती प्रथा की चर्चा है। सती प्रथा की चर्चा है। ठीक है, एरण अभिलेख। उसके बाद अगला स्तंभ लेख देखते हैं, बौद्ध स्तंभ लेख देखते हैं। बौद्ध स्तंभ लेख, बौद्ध स्तंभ लेख ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है। ठीक है, ये किसका है, वासुदेव का है, वासुदेव। ठीक है, बौद्ध स्तंभ लेख वासुदेव का है। और इसमें क्या है, इसमें शुंग वंश की चर्चा है। किसकी चर्चा है, शुंग वंश की चर्चा है। शुंग वंश की चर्चा है। ठीक है, किसकी चर्चा है, शुंग वंश की चर्चा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा, इसको मिटा देते हैं, ऐसे लिखते हैं मथुरा, देखो ऐसे लिखते हैं, समझ गए, ऐसे लिखते हैं मथुरा स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। ये है कहाँ, तो भैया मथुरा कहाँ पर है, यूपी में है। तो मथुरा का स्तंभ लेख जो है वो किसने बनवाया था भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो चंद्रगुप्त ने एक मेहरौली अभिलेख बनवाया था जो कि दिल्ली में था, और बगल में जो यूपी था उसी यूपी में बनवा दिया इन्होंने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो विक्रमादित्य जिसको उपाधि धारण किया था, ठीक है, इसने मथुरा स्तंभ लेख बनवा दिया। और इसमें इसने सहिष्णुता, सहिष्णुता की चर्चा है। ठीक है, सहिष्णुता की चर्चा है। किसकी चर्चा है, सहिष्णुता की चर्चा है। ठीक है, और उसके बाद एक और अभिलेख पढ़ लेते हैं। अच्छा, हेली हेलियोडोरस, 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 या इसी को बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है, गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज। ठीक है, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। ये कहां पर है भैया, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और इसमें क्या है, इसमें इसको बनवाया था किसने था, भागभद्र, भागभद्र, भद्र कैसे लिखते हैं, भागभद्र ने बनवाया था। और इसमें किस चीज की चर्चा है, तो इसमें जो भागवत धर्म है आपका, भागभद्र और भागवत धर्म, भागवत धर्म की जानकारी है।
क्या है इसमें, भागवत धर्म की जानकारी है। तो ये आपके स्तंभ लेख हो गए, ठीक है। जितने भी स्तंभ लेख थे मैंने आपको स्तंभ लेख समझा दिए हैं, प्लस में जितने भी आपके अभिलेख थे वो अभिलेख मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। जितने सिक्का चले थे वो सिक्का मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और इसमें आपको हम बता देते हैं, जस्ट वन सेकंड, मैप बता देते हैं, मैप में फिर से एक बार बता देते हैं। देखो, तो उड़ीसा में कौन सा अभिलेख था, तो उड़ीसा में जो आपका अभिलेख था वो हाथी गुफा अभिलेख था। कहाँ पे था, हाथी गुफा अभिलेख था। एलोर अभिलेख जो था, एहोर जो अभिलेख था ये आपका राजस्थान पर था। गुजरात में जूनागढ़ था, गुजरात ये आपका जूनागढ़ था, जो गुजरात में क्या था, जूनागढ़ था। ये आपका यूपी था, यूपी में जो आपका है इलाहाबाद प्रयाग का, यानी प्रयाग अभिलेख है, समुद्रगुप्त ने बनवाया था और इसमें इन्होंने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। उसके बाद यूपी के गाजीपुर में ही, यूपी में एक जिला है गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर में ही कौन सा अभिलेख है आपका, भीतरी अभिलेख है। उसके बाद बिहार में साइड में आ जाओ, यूपी के जस्ट साइड में आ जाओ तो बिहार है, यूपी के जस्ट साइड में क्या है, बिहार है। बिहार के बिहार शरीफ में आपका बिहार अभिलेख मिल जाएगा, स्कंदगुप्त ने बनवाया था और इसमें इन्होंने बताया किस प्रकार से इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया है, इसको बताया है। उसके बाद आ जाता है एमपी में, एमपी ये आपका हो गया एमपी बड़ा सा, ठीक है। एमपी में बहुत से अभिलेख दिखेंगे, जैसे ग्वालियर अभिलेख है, प्रतिहार शासक राजा भोज ने बनवाया था। उसके बाद मंदसौद, मंदसौद सौर जो अभिलेख है वो भी आपका एमपी में है। देवपाड़ा अभिलेख जो है वो आपका बांग्लादेश में है, बांग्लादेश यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश जो आपका है वो देवपाड़ा अभिलेख है। बांग्लादेश में कौन सा है, देवपाड़ा अभिलेख है, बांग्लादेश में देवपाड़ा अभिलेख है। ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर हो गया, देवपाड़ा हो गया, ये सब आपको अभिलेख याद रखने हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से चित्र भी बना के समझा दिया है, यानी कि भारत का मैप भी बना के समझा दिया है ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। कहाँ पे क्या है वो जगह मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जो हमारे साहित्यिक अभिलेख हैं, उन साहित्यिक अभिलेख के बारे में देखेंगे। तो इसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तो जो हमारा बचा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बचा है हमारा साहित्यिक अभिलेख। इसको, इस साहित्यिक अभिलेख में हम लोग धार्मिक पढ़ेंगे और गैर धार्मिक पढ़ेंगे। गैर धार्मिक हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं धार्मिक। और धार्मिक में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे जैन धर्म पढ़ लेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे, क्योंकि गैर धार्मिक में गैर ब्राह्मण सबसे पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जैन धर्म बौद्ध धर्म में बहुत छोटे से स्रोत मिले, थोड़े से किताब कुछ उनके बारे में पढ़ने हैं, थोड़ा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, इसलिए गैर धार्मिक गैर ब्राह्मण पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण धर्म पढ़ेंगे। और ब्राह्मण धर्म में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, फिर वेद क्या है, वेदांग क्या है, पुराण किसने लिखा, कौन कौन से हैं, कितने हैं, उपनिषद क्या है होता है, उपनिषद क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एकदम सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि आप जब शेयर करते हो, जब लाइक करते हो, तो उससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और वीडियो बनाने की और अच्छे समझाने के आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लाइक जरूर कर देना। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत।